हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है लेकर आई हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए उनके सिद्धांत की अनेक बातों की आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला है, कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा है। दूसरा है कि कोलबर्ग नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। तीसरा, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। और चौथा यहाँ पर लिए, ठीक है, कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। अब इसको हम लोग देखें तो ये चारों में से सबसे ज्यादा पहला ही है। कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है कि कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के उदाहरण पर या उनके नमूनों पर आधारित रखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि उन्होंने केवल मेल एग्जाम्पल्स दिए हैं, फीमेल एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं। दूसरा, निर्देशन जिसको हम कहते हैं, निर्देशन गाइडेंस छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने में की योजना बनाने में सहायता देता है। तो निर्देशन क्या है? गाइडेंस। गाइडेंस जो है वो बच्चों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक योजनाएं बनाने में मदद करता है। ये किसका कथन है आपको ये बताना है। तो ये कथन है शिक्षा आयोग का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शिक्षा आयोग, स्किनर जोन्स नहीं, केवल शिक्षा आयोग। इसका आंसर ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इनको ध्यान से देखें। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये बताइए, कोलबर्ग से संबंधित है कि व्योत्स्की से या जीन पियाजे या वॉटसन से? तो ये सिद्धांत जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किसने कहा? व्योत्स्की ने कहा कि बच्चे का सबसे पहले विकास जो होता है स्कूल जाने से पहले उसका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो जाता है घर में ही। घर में और घर के परिवार और लोगों से मिलने जुलने और बात करने से उसका विकास पहले होता है। तो ये कथन, ये विकास का सिद्धांत से संबंधित है। कोलबर्ग ने क्या बताया? कोलबर्ग नैतिकता का विकास बताया, नैतिकता की अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट या अधिगम संबंधी विकास के बारे में बताया है, और वॉटसन ने लर्निंग थ्योरी को बताया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा व्योत्स्की, जिन्होंने ये बताया कि बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास स्कूल जाने के पहले हो जाता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किससे है? ये किस मनोवैज्ञानिक से है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो है वो 0 से 2 इयर्स का अवस्था होता है, जिसे कि हम संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपनी शारीरिक क्रिया और ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो वहां पर उसको कोई ऐसा नॉलेज नहीं होता, केवल अपनी ज्ञानेंद्रियों से और सेंस ऑर्गन से वो अपना ज्ञान प्राप्त करता है। और इसका ये कथन दिया था पियाजे ने। पियाजे का ये पियाजे से संबंधित है। ठीक है, कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, तो इसलिए, और वॉटसन लर्निंग की थ्योरी दी है, तो इसलिए ये सिद्धांत पियाजे से संबंधित है, जिन्होंने बच्चों की
पहली अवस्था जो 0 से 2 इयर्स की होती है, जिसमें कि बच्चे अपने सेंस ऑर्गन से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है वस्तु स्थायित्व। बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का इससे संबंध है? तो ये है कि जब बच्चे 8 महीने के होते हैं या 1 साल के अंदर के होते हैं, तो बच्चों के सामने जो चीज होता है वो उसे ही जानते हैं, और सामने से हटा लो, नजर के सामने से जब वो चीजें हट जाती है तो उन्हें फिर उसका याद नहीं रहता, वो उसको नहीं खोजते। लेकिन वस्तु स्थायित्व का मतलब हुआ कि जब बच्चे 2 वर्ष के हो जाते हैं ना, तब उनको याद रहता है कि जो वस्तु उनके सामने थी, मान लो कोई खिलौना उनके सामने हो और वो खिलौना को छिपा दे, आते हैं कंबल में ही छिपा दे या रजाई में छिपा दे, बिस्तर पर ही, तो बच्चे उसको खोजते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो वस्तु का स्थायित्व उनके मन में, उनके दिमाग में बैठ गया। उन्हें याद है कि ये यहाँ पर एक खिलौना था जो अभी नहीं, तो उसको वो तलाशते हैं। तो इसे वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। इससे पहले क्या होता था कि चीजें आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, सामने से हटी, नजर से हटी, तो वो चीजें वो भूल जाते थे। लेकिन वस्तु स्थायित्व जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 2 साल के होते, 2 वर्ष की अवस्था में होते हैं, तो वो उसे खोजना शुरू करते हैं। तो ये किसका कथन है? जीन पियाजे ने ये सिद्धांत दिया था, ये बताया था। ये जीन पियाजे का दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा पियाजे। पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, इसलिए पियाजे को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। किसका कथन है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं? ये किसने कहा? तो ये रुथ बेनेडिक्ट का कथन है। रुथ बेनेडिक्ट एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मानव विज्ञानी थे, जिन्होंने ये बताया कि वंशानुक्रम जो है, हेरिडिटी जो है, वो बच्चों को माता पिता से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? ये किसका कथन है? ये सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि विकास का मतलब होता है कि चेंज। सामाजिक विकास का मतलब होता है चेंज, जो कि किसी एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। तो ये कथन है हरलॉक का। ठीक है, हरलॉक ने ये बताया, हरलॉक कि सामाजिक संबंध जो है वो सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सबको याद रखना मुश्किल होता है, पर आप थोड़ा ध्यान देंगे ना तो ये क्वेश्चन करीब करीब दोहराए जाते हैं एक ही तरह। मतलब ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आए हैं, तो इनको आप याद रख सकते हैं प्रैक्टिस से। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा? बौद्धिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी किसने दिया? इट्स सो सिंपल, इट इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया? पियाजे के द्वारा। ठीक है, तो पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसको हम लोग याद है क्या क्या है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, जिससे हम इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहला अवस्था होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जिसे संवेदी पेशीय या इंद्रियगामक कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल की अवस्था में होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और पूर्व संक्रियात्मक क्या हो गया? प्री ऑपरेशनल। और पहली अवस्था उन्होंने बताया था संवेदी और पेशीय, जिसे सेंसरी मोटर अवस्था कहते हैं। और चौथी अवस्था उन्होंने बताया था अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। ठीक है, तो
ये चारों अवस्थाएं जो हैं, ये इनका जिक्र पियाजे ने अपने सिद्धांत में, बौद्धिक विकास के सिद्धांत में दिया है, इसलिए ये सिद्धांत का नाम पियाजे के साथ जुड़ा हुआ है। अधिक तनाव का काल है, ये कहा जाता है कि किशोरावस्था, इसमें तो सही टिक हो गया है, लेकिन इसका आंसर यही है कि किशोरावस्था जो है ना, वो समय जो होता है वो स्ट्रेस और स्टॉर्म का समय होता है। ये समय हॉल के द्वारा कहा गया था। किशोरावस्था के बारे में हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि ये सबसे अधिक तनाव का काल होता है। इसे इंग्लिश में उन्होंने कहा था कि इट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ठीक है, उस समय बच्चों को अपने शारीरिक मानसिक परिवर्तनों से उन्हें बहुत ज्यादा तनाव होता है, क्योंकि वो उस अवस्था में होते हैं। किशोरावस्था में ऐसी स्थिति होती है कि बच्चे ना तो बड़ों की श्रेणी में आते हैं, ना बच्चों की श्रेणी में आते हैं। तो ये किशोर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, और ऊपर से उनके शरीर में तरह तरह के बदलाव आते हैं, जिससे वो घबराए हुए भी होते हैं, और वो किससे पूछें, कोई किसी से फ्री होकर पूछ नहीं पाते। तो फिर वो अपने पीयर ग्रुप, अपने सहपाठियों से पूछते हैं, जो वो सहपाठी खुद भी उसी अवस्था से गुजर रहे होते, उनको भी पूरा ज्ञान नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि गलतफहमी और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और इससे उनको तनाव होता है। कई तरह की मानसिक, इमोशनल, फिजिकल, बहुत तरह के समूह तनावों को झेलना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, लिखने की क्षमता या सुनने की क्षमता। एलेक्सिया इज अक्षमता, एक तरह की अक्षमता है। किस चीज की अक्षमता है ये? तो पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया क्या है? जिसमें कि इनएबिलिटी टू रीड, चाइल्ड इज अनएबल टू रीड, तो इसे हम कहते हैं पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज में 30 क्वेश्चन लाए हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। स्कूली बच्चों में यहाँ पर होगा, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता किस तरह की पाई जाती है? व्यक्तिगत भिन्नता हम लोग जानते हैं क्या होता है। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कि कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, एक घर में भी नहीं होते, स्कूल में भी जितने बच्चे होते हैं सब अलग अलग होते हैं। किसी की रुचियां अलग होती है, किसी का कद काठिया अलग होता है, किसी की मानसिक स्थिति अलग होती है, किसी की रुचि अलग होती है, किसी की शारीरिक स्थिति अलग होती है। ये जो विभिन्नताएं हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं? तो शारीरिक रूप में भी पाई जाती हैं, मानसिक रूप में भी, और उनकी रुचियों में भी अंतर होता है। इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ठीक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के क्या लक्षण हैं? अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। नहीं, जो बच्चे जीनियस होते हैं ना, प्रतिभाशाली होते हैं, वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, वो डिसीजन लेते हैं और अपना काम करते हैं, वो अंतर्मुखी नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे तेज होते हैं, स्मार्ट होते हैं, अपनी समस्याओं का खुद समाधान करते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांक। बुद्धि लब्धांक क्या होता है? इंटेलिजेंस कोशेंट, है ना। तो बुद्धि लब्धांक क्या होता है? सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। सामान्यतः उच्च, कम से कम, या पूर्ण रूप से, या उच्च रूप से, या मध्य। तो ये हाईली शैक्षणिक मतलब क्या होता है कि जिनका शैक्षिक बुद्धि, जिनका बुद्धि लब्धांक ज्यादा होता है, वो पढ़ाई के कामों को अच्छी से कर पाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? जो शारीरिक रूप से बच्चे अक्षम होते हैं, अक्षम मतलब इनकैपेबल, जिनको दिक्कत होती है कोई काम करने में, सामान्य काम करने में, वैसे बच्चों को क्या कहते हैं? कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा डिस्मीथिया।
डिस्मीथिया नहीं कहते, ये डिस्थीमिया होता है, ठीक है, डिस्थीमिया। इसको हम लोग ये यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रिंटिंग में दिक्कत है, ये होता है डिस्थीमिया, ठीक है, डिस्मीथिया लिखा हुआ है, डिस्थीमिया होता है, ठीक है। डिस्थीमिया में क्या होता है कि ये बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया में रीडिंग में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, डिसग्राफिया में लिखने में दिक्कत होती है, डिस्थीमिया में शारीरिक रूप से वो या तो डिप्रेशन की वजह से या किसी भी वजह से वो शारीरिक रूप से लो मूड में होते हैं या बहुत लंबे समय से डिप्रेशन में भी होते हैं, उन्हें भी। और डिसकैल्कुलिया क्या होता है, जिनको मैथ्स में दिक्कत होती है। तो डिसलेक्सिया हुआ रीडिंग में दिक्कत, डिस्ग्राफिया राइटिंग में, लिखने में दिक्कत, डिस्थीमिया शारीरिक रूप से अक्षम, और डिसकैल्कुलिया मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है जिनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह 100 को वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। वो कैसा बच्चा है जिसको कि 100 को वॉज देखता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर देखता है, तो उसे कौन सा प्रॉब्लम है? 100 को वो वॉज देखता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर देखता है। मतलब क्या होता है, उसका वर्ड को वो सही नहीं पढ़ पाता है। तो ऐसे बच्चे को कौन सी समस्या होती है? तो पढ़ने में दिक्कत होती है। इसको हम कहते हैं रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने में दिक्कत। डिसकैल्कुलिया में क्या था? मैथ्स में दिक्कत। डिस्ग्राफिया में क्या था? राइटिंग में दिक्कत। और शब्द जम्बलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि वो वर्ड इधर से आगे से पीछे, पीछे से आगे चला जाता है। जैसे ही इज राम, तो क्या हुआ कि वो राम पहले आ जाएगा, राम इज ही, इस तरह से, या वर्ड आगे पीछे हो जाता है, तो उसे हम शब्द का जम्बलिंग कहते हैं। जम्बल कर जाता है वर्ड अपनी जगह से दूसरी जगह पर रीड करने लगता है जब उसे शब्द जम्बलिंग विकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। ठीक है, आकलन मतलब होता है असेसमेंट। लर्निंग असेसमेंट में किस चीज का ध्यान रखा जाता है? विद्यार्थियों की त्रुटियों, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं और विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो केवल इसका ध्यान नहीं रखता है, वो विद्यार्थियों की त्रुटियों को छोड़कर बाकी सब चीज का ध्यान रखता है। जो असेसमेंट होता है तो उसकी अधिगम की शैली, लर्निंग की शैली, पैटर्न, विद्यार्थियों की क्षमताएं, कैपेसिटी और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है सीखने के लिए, क्योंकि वो आकलन किस चीज के लिए? असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है। तो इसलिए उनकी त्रुटियों को ध्यान नहीं रखकर बल्कि उनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसको हम पहले टिक कर दें ताकि कुछ देर के लिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार नियम 2009 को राइट टू एजुकेशन जिसे कहते हैं, अधिनियम जो लागू हुआ, वो 4 इसमें ऑप्शन दिए हैं। इसमें से कौन से ऑप्शन पे लागू नहीं होता है? मतलब कौन सा ऑप्शन शिक्षा अधिकार नियम 2009 में इंक्लूडेड नहीं है? पहला, निःशक्त बच्चे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निःशक्त बच्चों को समावेशी शिक्षा में समावेशित किया गया है। उन्हें 6 से 14 साल के सारे बच्चे हैं इंक्लूडेड। 14 से 18 साल के बच्चे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इंक्लूडेड नहीं है। बच्चों की नियमित उपस्थिति, तो ये तीनों चीज लागू होता है, केवल सी ऑप्शन जो है, स ऑप्शन, वो लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अनपढ़ माता पिता के बच्चों को आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे?
आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी बोलने में को मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे अनपढ़ माता पिता के हैं, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, उनको अंग्रेजी सिखाने के लिए क्या करना होगा? तो वो जो भाषा जानते हैं उसी के जरिए उनको अंग्रेजी भाषा सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे या अंग्रेजी सिखाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? विशिष्ट बालक वो सारे बालक विशिष्ट होते हैं जो औसत से अलग होते हैं। ठीक है, औसत बच्चे हमने बताया है कि हमारा जो कोई भी ट्रेट होता है उसका वितरण होता है, तो वो नॉर्मल कर्व में होता है, बेल शेप में उसका वितरण होता है। मतलब बेल शेप में वितरण होने का मतलब है कि वो नॉर्मल कर्व में ऐसे करके उसका वितरण होता है, जिसमें कि मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक सारे बच्चे औसत होते हैं। ठीक है, 68.26%। उसके बाद इधर होता है मोर देन एवरेज, इधर बिलो एवरेज। तो इधर जीनियस बच्चे आ गए, इधर औसत से कम प्रतिभाशाली बच्चे आ गए। तो ऐसे बच्चों का जो होता है, तो विशिष्ट बालक में कौन बच्चा है? जो औसत से अलग है। तो पिछड़ा बालक भी आएगा, प्रतिभाशाली बालक भी आएगा और मंदबुद्धि बालक भी आएगा। तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत सारे बच्चे आ जाते हैं जो कि औसत से अलग हैं। मतलब अधिकतर जो प्रतिशत होता है वो औसत बच्चों का होता है, और उसके अलावा बच्चे या तो प्रतिभाशाली होते हैं, या तो मंदबुद्धि होते हैं, या पिछड़े होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता मतलब सुनने में जिसको दिक्कत होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट जिसको कहते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट कि श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए क्या उपयोगी है? जो सुन नहीं सकता है तो वो चित्र देखकर सीख सकता है, मॉडल से सीख सकता है और मानचित्र से सीख सकता है। तो ये सभी शिक्षा, श्रवण बाधिता जो बच्चे बधिर हैं, जिन्हें सुनने में दिक्कत है, उन्हें ये सारी चीजें दिखाकर शिक्षा दी जा सकती है, पढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि? तो जन्मजात जो दोष होता है ना, वो मंद बुद्धि बच्चा जो होता है वो जन्मजात होता है। मूक बधिर ये सब जो अक्षमता है वो जन्म के बाद ही होती है, कि विकलांगता किसी तरह की। मंद बुद्धि बच्चा जन्मजात होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो क्या पता चलता है? इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, या ये सभी? तो इसमें क्या होगा? इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। ठीक है, तो इसका ये एक सेकेंड, चलिए इसका आंसर हो गया हमें कि इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको अभी चेंज नहीं कर रही हूँ, उसमें टाइम लग जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कौन सा? शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉबेल ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, क्या लाया था, क्या नया कुछ लाया था? तो शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉबेल के द्वारा लाया गया था किंडरगार्टन, जो कि छोटे बच्चों के लिए प्लेवे मेथड से या खेल खेल में और बहुत सारे ऐसे तरीकों से पढ़ाने का था जिसमें बच्चे खुशी खुशी सीख सकते थे। तो ये किंडरगार्टन विधि फ्रॉबेल का लाया हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है,
वर्तमान समय में शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? तो इसमें वर्तमान समय में जो अभी स्थिति है उसमें क्या है कि बहुत सारे शिक्षा पाकर भी बेरोजगार हैं, इसलिए अभी बेरोजगार परक रोजगार देने वाली व्यावसायिक शिक्षा छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभप्रद है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा, एनवायरमेंटल साइंस, जो आपका ईवीएस का पेपर भी आता है, शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, क्यों दिया जाता है पर्यावरण शिक्षा? इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना जा सके, या छात्रों का मनोरंजन हो। तो इसमें क्या है कि बच्चों में अवेयरनेस लाना है, जागरूकता लाना है, ताकि वो पर्यावरण को दूषित होने से बचा सके और पर्यावरण की रक्षा करने में सहायक हो। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, उसकी रुचियों को सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो इसमें क्या है ना, 12 साल का जो बच्चा है वो क्या है, इक्विवेलेंट अप्रूवल चाहिए उसको, समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी होती है सबसे ज्यादा, कि उसको इक्वल समझा जाए क्लास में या कहीं भी, उसको बराबरी का दर्जा दिया जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से, जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाए? कथन नहीं, यहाँ पर होगा स्थान। कौन सा स्थान है जहां? ठीक है, कौन सा स्थान, कहां पर बच्चे का नॉलेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। कक्षा पर्यावरण का मतलब कक्षा के माहौल में, दूसरा खेल के मैदान में, तीसरा सभागार में, चौथा घर में। तो जहां ज्ञान का है, नॉलेज का, अधिगम का है, वहां वो कहाँ सबसे अच्छे से परिभाषित हो सकता है? कक्षा में, विद्यालय में और कक्षा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्कूल अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता, बल्कि यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। ये सभी, तो इसका आंसर होगा कि अनुशासन का उद्देश्य जो है ना, वो दंड नहीं देना। अनुशासन का मतलब है कि छात्रों को में सुधार लाना। तो अनुशासन एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, दंडात्मक प्रक्रिया नहीं है। इसका आप ध्यान रखेंगे। आप शिक्षक बन के जाएंगे तो छात्रों में अनुशासन लाने के लिए आप उन्हें दंड नहीं देंगे, बल्कि उनमें सुधार करने की दिशा में कदम उठाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल में समूह या समूह में रहने की आवश्यक अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और अनुकरण करने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है? कौन सा ये एज होता है? ये एज होता है 2 से 12 साल की अवस्था। इसमें क्या होता है कि अधिगम में तीव्रता होती है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, यथार्थवादी दृष्टि का होता है। तो इसमें क्या है कि ग्रुप में रहने की अवस्था होती है, केवल ये अवस्था नहीं होती है। ये जो पूर्व बाल्य अवस्था जो होती है ना, वो खेलने की अवस्था नहीं होती है।
ठीक है, ये समझदारी की अवस्था होती है। अगला और अंतिम प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न अंतिम प्रश्न है आज का। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वो कौन सी अवस्था होती है? तो संवेदन प्रमोद अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर अवस्था कहते हैं, पियाजे की अवस्थाएं हैं, जिसमें कि पहला है संवेदन प्रमोद, इसे संवेद पेशीय अवस्था भी कहा जाता है। सेंसरी मोटर अवस्था, जिसमें बच्चा क्या है, अपने संवेदना और शारीरिक क्रिया और ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है। मूर्त क्रिया अवस्था, मूर्त क्रिया अवस्था में क्या होता है, क्रियात्मक अवस्था में इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 7 से 11 साल की अवस्था होती है। इसमें तार्किक चिंतन होता है, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, वस्तु और व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित करने का ज्ञान कर सकता है, तर्क कर सकता है। और पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो है वो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो जन्म से 2 से 7 साल की अवस्था में होता है। वो स्टेज को बड़ा अच्छा से उदाहरण से बताया गया कि अगर 2 ग्लास में पानी रखा हुआ है और 1 ग्लास के पानी को किसी पतले से बीकर में डाल दिया जाता है तो पानी ऊपर तक दिखता है, और बच्चे से जब पूछा जाता है तो बच्चा बताता है कि बीकर वाला पानी ज्यादा है, जबकि पानी वही होता है। तो इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या है कि दूसरे के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है, खेल, अनुकरण, भाषा के माध्यम से वो ज्ञान अर्जित करता है। और चौथा जो है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी पियाजे ने कहा है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 12 वर्ष के बाद का होता है। इसमें तार्किक चिंतन पूरी तरह विकसित हो जाता है, समस्या का समाधान होता है, हाइपोथेसिस परिकल्पना करने लगता है, तो उसकी क्षमताओं का विकास होता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बच्चा सोचना शुरू करता है वस्तु और घटना का, तो ये पियाजे का तीसरा स्टेज है, इसमें सेकंड में दे दिया है, उसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इस समय वो तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, ठीक है, और व्यक्ति और वस्तु के बीच में संबंध भी स्थापित करने लगता है। तो ये हम आज जितना भी क्वेश्चन लेके आए, इसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा पियाजे के क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, तो हमें इस पर ध्यान देना है। पियाजे को, कोलबर्ग को, ब्योत्स्की को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अब हम लोग फिर अगले दिन और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।